नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गनी, वणक्कम। आप सभी का ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से अभिषेक जुड़े हुए हैं और अभिषेक इस बार एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। जब इन्होंने मुझे बताया तो मेरे कान खड़े हो गए थे कि मतलब आई डोंट वांट टू मिस इवन अ सिंगल वर्ड। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई चल रही थी और वो भी एक दो साल नहीं, तकरीबन एक दशक चली है, ज्यादा बल्कि। सो मैं स्ट्रेट अवे टाइम ना लेते हुए, अभिषेक, ओवर टू यू। प्लीज टेल अस व्हाट दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज और इसकी जनता के लिए क्या मायने हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ओवर टू यू। हाय गायत्री, थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स। सो जैसा कि आपने कहा, जब मैंने भी पहली बार ये स्टोरी पढ़ी तो मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केस लड़ सकता है। तो विदाउट फर्दर एड्यू मैं बताना चाहूंगा कि और मामला जो है ये एक्चुअली हंसने वाली बात नहीं है। अब आपको पता होगा कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी एमपी एमएलए हैं, यहाँ तक कि जो पंचायत में भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, एसेट डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, क्या उनको भी ये करना पड़ता है? सो इस मामले में आपको काफी हैरत होगी जानकर कि हमारे जो ज्यादातर जजेस हैं, उनके एसेट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और इसका रीजन बहुत ही अजीब है, और यही मामला इस बात से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केस लड़ना क्यों चालू किया। तो आप देख सकते हैं, मेरी शुरुआत यहां से हुई कि मैंने अगस्त के महीने में मैंने देखा शुरुआत में एक रिकमेंडेशन आया हाउस पैनल का, जिसने कहा कि सरकार एक ऐसा कानून लेकर आए कि जितने भी जजेस हैं, उनको अपने हर साल अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करना पड़े, हर साल डिस्क्लोज करना पड़े। सबसे पहले तो मुझे इस बात की हैरत हुई कि पहले से ही ऐसा नियम क्यों नहीं बना हुआ है। ऐसा कायदा तो पहले से ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अभी अभी पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है, इस पार्लियामेंट्री पैनल के अध्यक्ष हैं सुशील मोदी, बीजेपी के। तो जब मैंने इस बात को थोड़ा सा चेक करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही पुरानी कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। तो सबसे पहले मुझे मिला कि 2009 में आप देख सकते हैं कि जो उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि जजेस को अपनी जो संपत्ति है उसको सार्वजनिक करने की कोई जरूरत है नहीं। तो दरअसल जो कहानी है ये शुरू होती है 1997 में। 1997 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक रेजोल्यूशन वो लेकर आई कि जितने भी जज हैं वो अपनी अपनी संपत्ति चीफ जस्टिस को डिस्क्लोज करें। अब मैं आपके ऑडियंस से मैं ये अनुरोध करूंगा कि एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये लीगल बात है, थोड़ी सी टेक्निकल है, और आप देखोगे कि हर बातों की बाल की खाल में ही सारा खेल छुपा हुआ है। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि सारे जजेस अपनी संपत्ति चीफ जस्टिस को बताएं। बट इसमें जो सबसे जरूरी बात यह है कि जजेस अपनी संपत्ति चीफ जस्टिस को बताएं। इसका मतलब ये नहीं कि जो क्या संपत्ति है वो जनता के साथ सार्वजनिक की जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, जज ने साफ साफ कह दिया, इट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अर्थात जजेस सिर्फ चीफ जस्टिस को बताएंगे, जनता को नहीं बताएंगे। तो आपको लग सकता है कि यह बात काफी अपारदर्शी है, और ये बात सब सही भी है, कम से कम मेरे हिसाब से। तो 97 में खेल का पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 शुरू होता है 2005 के बाद। आपको याद होगा कि 2005 में आरटीआई का कानून आया, मतलब सूचना का अधिकार। मतलब सरकार के पास जो भी जानकारी है ऑफिशियली, वो जानकारी सरकार को, जनता को बतानी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले हमें आरटीआई के इस कानून को समझना पड़ेगा। आरटीआई में हमें मोटे मोटे तौर पर तो ये पता है कि हम सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, पर क्या ये हम कुछ भी जानकारी मांग सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने सरकार से चिट्ठी लिखकर पूछा कि बताइए कि चाइना की बॉर्डर पे भारतीय सेना ने कहां कहां पर पोस्ट बना के रखे हैं, तो उसकी जानकारी तो सरकार आपको देगी नहीं। वो कहेगी कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एग्जेम्पशन बनता है। सो ये एक एग्जेम्पशन होता है आरटीआई के कानून से। एक और एक्सेप्शन बनता है, जैसे कि आप किसी की पर्सनल जानकारी, उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना चाहे, तो उस पर भी एक्सेप्शन बनता है। तो सवाल यह है कि कौन सी जानकारी उसको सार्वजनिक माना जाएगा और कौन सी जो जानकारी है उसको प्राइवेट या फिर नेशनल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन में लाया जाएगा। तो ये तय कौन करता है? आरटीआई कानून के तहत ये तय करता है इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि बताता है कि ये जानकारी सबके साथ साझा की जा सकती है या नहीं। तो 2007 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जहां तक मुझे याद है उनका नाम है सुभाष चंद्र अग्रवाल। उन्होंने एक आरटीआई डाल के पूछा कि चीफ जस्टिस के पास जो जानकारी है जजों की संपत्ति के बारे में, उसको सार्वजनिक किया जाए।
और इसमें जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसने अपना काम एकदम सही निभाया। उन्होंने चीफ जस्टिस से कह दिया कि आपके पास ये जानकारी है, आप सबको बता दीजिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये फैसला गलत है, सीआईसी की बात गलत है। जो चीफ जस्टिस के पास जजों की संपत्ति का जो ब्यौरा है, वो उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो अब तो दोनों में तो एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया, सीआईसी और न्यायपालिका के बीच में। तो इसका फैसला कौन करेगा? अब आपको सुन के हंसी आ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उसने दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया। सो सीआईसी ने कहा कि चीफ जस्टिस को यह जानकारी सबके साथ सार्वजनिक करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने खिलाफ केस दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीआईसी के फैसले के खिलाफ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि आपको ये जानकारी सबको बतानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते। तो फैसला कौन करेगा कि कौन सही है? तो सुप्रीम कोर्ट चली गई दिल्ली हाई कोर्ट ये सवाल लेकर के कि जो जानकारी है सबके साथ सार्वजनिक करनी चाहिए या नहीं। तो ये करीब 2008-2009 हो गया था। तो सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के सामने बात गई। अब आप देख सकते हैं कि मामला कैसे खींच रहा है। सबसे पहले तो एक जज के सामने गई बात, और उस जज ने, मैं कहूंगा कि एकदम ही सही फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो चीफ जस्टिस के पास जो जानकारी है तो सबको बतानी पड़ेगी। देश में हर एमपी, हर एमएलए, हर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ तक कि सरकार के सभी कर्मचारी जब अपनी अपनी एसेट्स का डिक्लेरेशन देते तो जज क्यों नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो दिल्ली हाईकोर्ट के ने ये फैसला लिया। तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने जब ये फैसला लिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के इससे भी बड़े बेंच, 3 जजों की दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच के सामने चला गया कि नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। तो आप सबसे पहले तो आप सोचिए, इधर काउंटर बढ़ते जा रहा है, 3 करोड़ पेंडिंग केस, 4 करोड़ पेंडिंग केस, 5 करोड़ पेंडिंग केस, लेकिन किस बात पर फैसला हो रहा है? नहीं, एक जज का समय तो आपने बर्बाद कर दिया। नहीं, बट एक जज का समय बर्बाद करना काफी नहीं है ना, अब 3 जजों का समय बर्बाद किया जाएगा। आम आदमी जो है वो अपनी केस की सुनवाई के लिए सालों घूम रहा है, लेकिन इस बात की सुनवाई चल रही है दिल्ली हाईकोर्ट में। तो दिल्ली हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने गया, तो 3 जजों की बेंच ने भी वही फैसला लिया कि नहीं, चीफ जस्टिस के पास जो जानकारी है आरटीआई एक्ट के तहत ये जनता को बताना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये भी सही फैसला है, और बिल्कुल है भी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम यहां भी नहीं मानते, 3 जजों की बेंच का फैसला भी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम खुद ही सुप्रीम कोर्ट में केस करें। सो एक तरह से मजाक ही चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने ये मामला गया। और उसमें आप, आई एम श्योर आपके जो दर्शक हैं वो सोच रहे होंगे क्या कि इसमें क्या हमारे देश के सबसे जो महान जज हैं, क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, क्या वो भी शामिल थे? हाँ, बिल्कुल शामिल थे। वो सीनियर मोस्ट जजेस में आते हैं। वो 5 जजों की बेंच में वो भी थे जिनके सामने ये मामला आया। 2007 में मामला शुरू हुआ, आते आते चलते चलते ये 2019 तक बात पहुंच गई, और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट की अर्जी वो गलत है। सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों चला रहा था? मतलब क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? क्या ये देश के पैसे की बर्बादी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो भी है, जितना भी बड़ा है, वो हमारे पैसे से ही चलता है। लेकिन क्या ये जनता के समय की बर्बादी नहीं है? क्या जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? तो आपको लग सकता है कि चलो 12 साल लगा दिए, लेकिन कुछ तो सही किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी सबको बतानी पड़ेगी, लेकिन यहीं पर असली खेल होता है। अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था ना आपके दर्शकों से कि एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाल की खाल में ही खेल छुपा हुआ है। 1997 में आप याद कीजिए, जजों ने अपनी संपत्ति चीफ जस्टिस को बताई थी। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो करियर के अंत में ही आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बहुत जल्दी जल्दी रिटायर होने लगते हैं। सो इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जिन जजों ने अपनी संपत्ति बताई थी, वो एक के बाद एक रिटायर होते जा रहे हैं। वो जैसे जैसे रिटायर होते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हुआ क्या है? अब ध्यान से सुनिए फैसला ये है कि जजों की संपत्ति जो चीफ जस्टिस को बताई है, वो पब्लिक करनी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ साफ कह दिया कि आप किसी जज को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी संपत्ति चीफ जस्टिस को बताएं। यह है जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जजमेंट ये कहता है कि अगर किसी जज ने अपनी संपत्ति चीफ जस्टिस को बताई है तो वो जानकारी शेयर करनी पड़ेगी, साझा करनी पड़ेगी सबके साथ। लेकिन ये जजमेंट ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी जज पर किसी भी तरह का कोई जोर नहीं है कि वो आगे आकर के अपनी संपत्ति के बारे में बताए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 97 में तो जजेस आ गए थे और उन्होंने अपना बता दिया था, उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस को दे दिया था। अब वो जज तो धीरे धीरे रिटायर हो गए हैं और जो नए जज आए हैं उन्होंने अपनी संपत्ति चीफ जस्टिस को बताई ही नहीं। और क्योंकि नहीं बताई और पुराने जज रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इस फैसले में आप जीत भी गए तो इस फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। क्योंकि अगर कोई जज चीफ जस्टिस को अपनी संपत्ति के बारे में बताता ही नहीं तो जनता के साथ शेयर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सो जीत तो आप गए लेकिन शेयर करने को कुछ नहीं रहा। सो ये आप देख सकते हैं कि 2019 आते आते जब तक ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में 31 जज होते हैं, फुल स्ट्रेंथ होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें से सिर्फ 7 जज बेचारे बचे हुए थे जिन्होंने अपनी संपत्ति कभी कभार बताई थी। सिर्फ 7 ही जज बचे थे और कोई शक नहीं है कि ये नंबर आज और भी कम हो गया होगा। और अगर मेरी माने तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप चले जाइए main.sci.gov.in, उस पर आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है एसेट्स ऑफ ऑनरेबल जजेस। आप उसको क्लिक कीजिए, ये देखिए आपको सादा पन्ना मिल जाए। तो मुझे नहीं पता कि अभी कितने जज बचे उन 7 में से जिन्होंने अपनी एसेट्स अभी तक बताई है, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के वेब पेज पर आप चले जाइए तो आपको लोकतंत्र के मुंह पर ये बहुत ही बढ़िया सा तमाचा मिलेगा कि आप जाकर के देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कम से कम अभी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की संपत्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें हमारे महान जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी आते हैं, तो वो जो ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मुझे तो एकदम ही आश्चर्य होता है कि जो लोग ट्रांसपेरेंसी की इतनी बड़ी बातें करते हैं वो अपनी संपत्ति को लेकर के ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होना चाहते। ये तो सवाल है ना, एक आम नागरिक का सवाल है। एंड यहां पर मैं एक और नोट, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि बात सिर्फ जजों की संपत्ति के बारे में नहीं थी। तो मेरे 2 नोट्स हैं। बात सिर्फ जजों की संपत्ति के बारे में नहीं थी, बात इस पर भी थी कि कोलेजियम का जो फैसला आता है, कोलेजियम जब किसी को जज के पोजीशन के लिए रिकमेंड करता है तो कोलेजियम के अंदर क्या रीजनिंग रहती है, क्या बातें होती है, इसको भी सार्वजनिक करने की बात थी। पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हमारे कोलेजियम के अंदर क्या बातें होती हैं ये हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज इस साल जनवरी में आपको याद होगा जस्टिस चंद्रचूड़ ने की कि होता क्या है, कोलेजियम एक रिकमेंडेशन देता है, उस पर जो केंद्र सरकार है वो भी अपना एक फीडबैक देती है। तो इस साल एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव में जस्टिस चंद्रचूड़ ने, सेंटर ने कोलेजियम के फैसले पर जो जो चीजें, जो कॉन्फिडेंशियल जो फीडबैक दिया था वो सारा फीडबैक जनता के साथ शेयर कर दिया। मतलब सेंटर ने कोलेजियम से जो कहा वो बातें सबके साथ शेयर कर दी गई और इसका कारण ये दिया गया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जनता को जानने का अधिकार है कि केंद्र सरकार ने कोलेजियम से क्या कहा। और मैं इस बात से सबसे पहले मैं कह दूं, मैं 100% इस बात से सहमत हूं, एकदम सही बात है। सेंटर ने कोलेजियम से क्या कहा, एज अ सिटीजन, एज एक नागरिक होने के नाते मुझे जानने का पूरा हक है। पर उसी के साथ दूसरा सवाल भी तो आता है ना कि केंद्र सरकार ने कोलेजियम से क्या कहा ये तो बता दिया, लेकिन कोलेजियम ने अपने अंदर क्या बातें की, क्या वो जानने का मुझे हक नहीं है? नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी में नहीं आती। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की ही अर्जी को देखें जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, उसमें उन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज बात कही थी कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से एक इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाता है। ये क्या बात है, ये लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? अधिक ट्रांसपेरेंसी से, अधिक पारदर्शिता से आपका इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएगा, इसके पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है? एज अ सिटीजन मुझे हैरत है। मैं जस्टिस चंद्रचूड़ से जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार ने कोलेजियम से जो बातें कही वो जानने का मुझे हक है, मैं एकदम आपसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन क्या आप लोगों के बीच कोलेजियम में क्या बातें हुई, क्या उन बातों को ऑन रिकॉर्ड लाना, जनता के सामने लाना, क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है? तो ये मेरा पहला नोट है। और दूसरा नोट मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मैं मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज में नहीं विश्वास करता। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं मानता हूं कि आई डोंट थिंक कि ऐसा है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किसी तरह से करप्ट है, मुझे नहीं लगता।
मुझे लगता है जो भी है सही है। हमारे देश में कुछ संस्थाएं हैं, सभी पर हमारा कुछ ना कुछ विश्वास रहता है। सो मेरा भी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। मुझे नहीं लगता कि जजों के पास कोई गलत संपत्ति है। और इस बात से मुझे ज्यादा दुख होता है कि आप फिर बताना क्यों नहीं चाह रहे। मतलब एक तरह से आप नागरिक का अपमान कर रहे हैं। मुझे बस इसी बात का दुख है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई करप्शन है या फिर किसी जस्टिस के पास कोई छुपा हुआ बैंक अकाउंट है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा है। बट ये जनता का अपमान किया जा रहा है कि आप कह रहे हो कि जनता को जानने का ही अधिकार नहीं है, पूछने का भी अधिकार नहीं है। और इधर जाकर के बड़े बड़े इंडिया टुडे के फोरम पर जाकर के चीफ जस्टिस साहब वो बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, और वो इस बात का क्रेडिट भी ले रहे हैं कि देखो केंद्र सरकार ने कॉलेजियम से जो बातें कही हमने सबके साथ साझा कर दी ट्रांसपेरेंसी के लिए। बहुत अच्छा किया। आपने एक दूसरे के साथ जो बातें की वो भी सबके साथ साझा कर दीजिए। वो मैं सवाल पूछता हूं तो आप कहेंगे कि नहीं, हमारी जमींदारी है, तुमको जानने का अधिकार नहीं है। तो इसी बात से मुझे बहुत दुख है। जी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमें जानने का हक है। क्यों? एक तो डेमोक्रेसी डिमांड्स दैट कि आप जहां बैठे हैं वो इतनी क्रिटिकल पोजीशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द लैंड, आप इम्पार्शियल रहकर बात करें। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आपके पास कुछ है ही नहीं छुपाने के लिए, तो खोल दो रो भाई। व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड, व्हाई आर यू हाइडिंग? जब कुछ छुपाने के लिए है नहीं तो खोल दो। आप बोलें कि प्राइवेसी से इससे जज के उस पर असर पड़ेगा। सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। डर तब होता है जब कुछ गड़बड़ होती है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। बट हाँ, एक चीज मैं व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए और बता दूं, लोग बहुत बार सोचते हैं कि आखिर उनको सैलरीज किस हिसाब से मिलती है, किस हिसाब से इनकी पेंशन ड्रॉ होती है। ये आपके और मेरे पैसों से जो टैक्स इकट्ठा होता है, जो गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी इकट्ठा होती है, उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके ऊपर, उसके अंदर से इनका पैसा निकाला जाता है। इनकी सैलरी, चाहे वो हाई कोर्ट जजेस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, चाहे वो कोलिजियम हो, वहां से इनका पैसा आता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती है, उसको चेंज नहीं कर सकती है। उसको चेंज करने के लिए उनको पहले पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये संसद में मनी बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको राज्यसभा भी टच नहीं कर सकती है, जिसको राज्यसभा भी चेंज नहीं कर सकती है। सो जिस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आखिर क्यों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इनकी इनकी जो पेंशन है, इनकी सैलरीज डाली गई, सो दैट इनको कोई थ्रेटन ना कर सके। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई भी है, उनको चेंज ना कर सके, उनको थ्रेटन ना कर सके। तो जब आपकी प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी इतने लॉज एंड मेजरमेंट्स हैं, तब आपको अपने एसेट्स दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? आपके बाप, भाई, दादा ने ठीक है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ी होंगी, आप दिखाइए। आफ्टर ऑल, आज की डेट में अभिषेक, अगर हम देखें, एवरी पर्सन हु इज कनेक्टेड थ्रू आधार इज ऑल्सो कनेक्टेड, द गवर्नमेंट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका पूरा नेटवर्क अब स्ट्रॉन्ग है। आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, आप एनआरआई हैं, आप इंडियन हैं, आपकी कहाँ जायदाद है, आपका पैन कार्ड और आधार के लिंक होते हैं, पूरा प्रॉपर्टी नेटवर्क सबको पता हो जाता है। जिस दिन गवर्नमेंट चाहे आपका पूरा डिटेल बायोडेटा निकाल सकती है। तो आप क्यों छुपा रहे मिलॉर्ड्स? अभिषेक, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी। हाँ, सो मुझे बस इस सोच से प्रॉब्लम, ये जो मिलॉर्ड वाली जो सोच जो बनी हुई है ना, आप खुद ही सोचिए सुप्रीम कोर्ट को किसका डर है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी हो गया, किसी की कोई सवाल भी पूछना पड़ेगा, तो वो कोर्ट के पास ही ना पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को किसका डर है आपको? तो मुझे बस ये लगता है कि एज अ सिटीजन ये मेरा अपमान हो रहा है डेमोक्रेसी में। कि ट्रांसपेरेंसी जो होती है, ट्रांसपेरेंसी हर तरफ से होनी चाहिए। और अगर आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो आई एम सॉरी, प्राइवेसी का कोई सवाल नहीं उठता। देश में एक छोटा सा पंचायत का भी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको भी अपनी पूरी संपत्ति सबको बतानी पड़ती है। आप देश के सबसे ऊंचे पद पर, एक तरह से कहा जाए तो ऑलमोस्ट आप पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं, केंद्र सरकार का भी आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, आप पूरी तरह से आपकी स्वायत्ता बनी हुई है। इतने बड़े पोस्ट पर जब आप बैठे हुए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है। ये राजतंत्र नहीं है, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है। जो सबसे ऊपर बैठा है वो हमारी सेवा करने के लिए बैठा हुआ है। चंद्रचूड़ साहब, आप हमारी सेवा के लिए बैठे हुए, आप सिंहासन पर नहीं बैठे हुए। जो सबसे ऊपर बैठा होता है उसी का काम होता है हाथ जोड़कर जनता को बताना कि मैं आपका सेवक हूं। और ये कहने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। तो इतने बड़े पद पर मत बैठिए अगर आप अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी को सैक्रिफाइस करना ठीक नहीं समझ सकते। अगर इतने बड़े पद पर आपको बैठना है तो आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा, आप सिंहासन पर नहीं बैठे हैं चंद्रचूड़ साहब। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, या जैसे अभिषेक कम्स विद अ रिसर्च पेपर, ही इज रियली गुड विद द सब्जेक्ट, ठीक है, आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकते हैं एंड यू आर रियली गुड एट इट, बी माय गेस्ट, कम ऑन, लेट्स शेयर द इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू अभिषेक।